नाज़रीन, मिस्र की फौज, उनके टैंक और एयर डिफेंस जो है वो इस वक्त बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जा रहा है। मिस्र जंग के हवाले से सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। बहुत तशवीशनाक खबरें वहाँ से आ रही हैं और सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि नेतन्याहू की जानिब से बाकायदा डेट दे दी गई है जंग की। जी हाँ, आप कहेंगे कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल सबूतों के साथ आपके सामने रखूंगा कि नेतन्याहू ने बाकायदा डेट दे दी है कि कब वो रफा पर हमला करने जा रहे हैं, कब वो फलस्तीनियों को निकालने जा रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया से सख्त तरीन रिएक्शन आया है। अमेरिका और नेतन्याहू के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जब से मुज़ाकरात की कोशिश नाकाम हुई है तब से मामलात आपको पता है कि बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। और इस वक्त सबसे जो बड़ी खबर आ रही है पूरी दुनिया की, जहां पर नजरें लगी हुई हैं, वो रफा का बॉर्डर है। रफा पर जो है वो सिचुएशन बहुत खराब है और इसराइल जो है वो वहां पर हमला करने जा रहा है। पूरी दुनिया ये वार्न कर रही है कि यहां पर हमला तबाही लेकर आएगा। इस हवाले से पहली बुनियादी बात नाज़रीन ये समझ लें कि यूरोप को कोई हमदर्दी, यूरोपीय हुकूमतों को जो सियूनी लॉबी का हिस्सा है उनको हमदर्दी ना होगी फ़लस्तीनियों के साथ। देखें क्या कुछ नहीं हो चुका फ़लस्तीन में। मसला क्या है नाज़रीन? मसला ये है कि भाई ऑलरेडी दुनिया की जो तमाम बड़ी हुकूमतें दुनिया में हम बात करते हैं, मतलब मिडल ईस्ट है या यूरोप है या अमेरिका है, जो रेलिवेंट है ज़्यादा, मतलब अफ्रीका में तो मामलात की और मुख्तलिफ हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है हुकूमतों के ऊपर। बड़ी मुश्किल से नाज़रीन जो पहले वाला प्रेशर है उसको डील कर रही हैं, उनको फेस कर। आप देखें ना यूके में क्या हुआ है, लोगों ने बैंकों का बाइकआउट करना शुरू कर दिया कि ये इसराइल के साथ एफिलिएटेड है। तो इससे कोई बड़ी कोई बात हो सकती है? कभी तारीख में मुझे उठाकर दिखाएं कि ऐसी कभी रेजिस्टेंस फ़लस्तीनियों के लिए ईसाइयों ने दी है, तारीख उठाकर दिखाएं मुझे। तो ऑलरेडी इतनी बड़ी तहरीकें, इतना बड़ा प्रेशर वहां पर है। तो जब ये वाला नाज़रीन काम हो जाएगा तो फिर इन तमाम हुकूमतों के लिए उस प्रेशर को हैंडल करना नामुमकिन हो जाएगा। इस वक्त दुनिया भर के ये थिंक टैंक्स, ये मिलिट्री एक्सपर्ट, ये तजियाकार, ये सारे ही बैठकर ये कह रहे हैं कि इसके इंपैक्ट इस हद तक हो सकते हैं। यानी ये एक ऑपरेशन इतना ज्यादा संजीदा और इतना ज्यादा ये खतरनाक होगा कि इससे आलमी जंग छिड़ सकती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये इतनी बड़ी बात होगी कि यहां से आलमी जंग भी छिड़ सकती है। ये सारी दुनिया के थिंक टैंक्स बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इस वक्त सबकी नजरें रफा पर लगी हुई हैं। और सबसे पहले जो इजिप्ट का रिस्पॉन्स सामने आया और इजिप्ट की जो फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय होना शुरू हो गई हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। फिर बाकी दुनिया का रिस्पॉन्स और जो ऑपरेशन की डेट दी गई है, अमेरिका की कशीदगी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, मैं जो अमेरिकी मीडिया है, जो सबसे मुस्तनद मीडिया है, उसका सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं। खबरें मुख्तलिफ जरियों से मेरे पास है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो सबसे वेरीफाइड जरिया है, ताकि आपको कोई शक व शुबह की गुंजाइश ना रहे, वो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, बिल्कुल तस्दीक शुदा। वॉल स्ट्रीट जर्नल, दुनिया का एक सबसे बड़ा इदारा, अमेरिका का सबसे बड़ा इदारा, वो इस बात की तस्दीक कर रहा है। ये आप स्टेटमेंट देख लीजिए। पहले तो वो ये कह रहा है कि इजिप्ट रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद इसराइल इन केस ऑफ अटैक ऑन रफा। कि पहली बुनियादी बात तो यह है कि इसराइल इस वक्त काफी कोशिश उसने की है और अभी भी किसी हद तक कर रहा होगा कि हमें इन्वेड करने दें, हमें यहाँ पर कब्जा करने दें, आप कोई रिटेलिएटरी मैयर ना करें। आप वापस जो आप बातें कर रहे हैं कि हम हमला कर देंगे, हम जंग छेड़ देंगे, तो ये आप ना करें। आप हमारे साथ जरा कॉपरेट करें, को पैसे को ये वो को मामलात ले दे के जरा दरमियानी रास्ता निकाल लें, हमें ये काम करने दें, ठीक है। लेकिन इजिप्ट ने कहा कि ये रेड लाइन है, अगर फ़लस्तीनियों को निकालने की कोशिश की जाएगी तो हम इस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उसके आगे वॉल स्ट्रीट क्या लिख रहा है? इजिप्शियन आर्मी डिप्लॉइंग, सुनिएगा, इजिप्शियन आर्मी डिप्लॉइंग इट्स फोर्सेस, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स एंड एयर डिफेंस टुवर्ड्स बॉर्डर विद गाजा. And senior Egyptian army officials are now threatening that if Israeli army launches its planned ground invasion of city of Rafah, it would force Egypt to withdraw from 1979 peace treaty with Israel. अब ये वो वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि उनकी फोर्सेस, उनके टैंक्स, उनका एयर डिफेंस, वो सारी जो उनके है फोर्स वो डिप्लॉय की जा रही है इस वक्त बॉर्डर के ऊपर। और साथ वो ये कह रहे हैं कि अगर ये हमला होता है
تو فل فور ہمارا وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ 1979 میں ناظرین ایک معاہدہ ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ایجپٹ نے ان کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، تو 1973 میں لاسٹ ان کی ایک وار ہوئی تھی، پھر 1979 میں معاہدہ ہوا، امن معاہدہ، بارڈر کے ایشوز کے حوالے سے کہ اس بارڈر پر یہ جو رفح والا ہے، فیلاڈیلفیا ایکسس کو کہتے ہیں، کہ اس پر اسرائیل کی پریزنس نہیں ہوگی، تو وہ ایک عالمی معاہدہ تھا اور وہ آج تک چل رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوری ٹوٹ جائے گا، کیونکہ عالمی معاہدے کو پھر اس کی ریپرکشنز ہوتی ہیں اگر آپ توڑتے ہیں۔ تو یہ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اگر یہ حرکت کرے گا تو ٹوٹ جائے گا، اینڈ دین پھر ہم حملہ کرنے کے پوری طرح سے مجاز ہوں گے، اور یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہم جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ کر دیں گے۔ تو یہ ایجپٹ کی صورتحال آپ کے سامنے میں نے سب سے مستند ادارے کی طرف سے سب سے مستند خبر آپ کے سامنے رکھی، تاکہ آپ کو کوئی گنجائش نہ رہے شک و شبہ کی کہ بھائی ایجپٹ اس وقت کس نہج پر پہنچا ہوا ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہنوں میں سے سوال ہوگا ایجپٹ کے دیکھتے ہوئے اس کے سٹانس کو، یا اس کے پورا ان کے بیک گراؤنڈ کو اور ان کی پوری لیڈرشپ کو، کہ بھائی وہ تو کوئی ایران کی طرح یا حزب اللہ کی طرح یا لیبنان کی طرح کھل کر تو سامنے نہیں آ رہا ہے، یمن کی طرح۔ دیکھیں ایجپٹ کی لیڈرشپ اور اس وقت جو ایک ایجپشین ریاست ہے، مطلب ان کا ایک بڑا سافٹ سا امیج ہے۔ قطر مطلب یہ میڈیشن میں، ڈپلومیسی میں زیادہ وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں ان کی آرمیز بہت زیادہ ہارڈ کور ہے۔ یہ پہلے ایسے ہی کوششیں کرتے ہیں، لیکن جب پھر معاملات نہیں مانے جاتے تو پھر یہ بالکل سٹریٹ ٹاک کرتے ہیں ناظرین، پھر یہ دو ٹوک بات کرتے ہیں۔ ان کی آرمیز وہی ہارڈ کور آرمی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مت بولیں کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگیں لڑی ہوئی ہیں۔ اور ٹھیک ہے ہم نے ایجپٹ پر تنقید کی ہے، لیکن دوسرا پہلو بھی دیکھیں، ان کو پہلے دن سے آفر تھی کہ آپ یہ قبول کر لیں، امریکہ کا پریشر تھا آپ پیسے لے لیں یہ کام کر دیں۔ پھر دوبارہ دوسرے اینگل سے دیکھیے، یمن کا سب سے زیادہ نقصان ایجپٹ کو ہو رہا ہے، ایجپٹ کا ایک بیان بھی یمن کے خلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یار، وہ ان کے غلام ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ مغرب کے انفلوئنس میں ہے، لیکن 5 مہینے وہ چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں۔ یار اس سے زیادہ غلامی کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب 5 مہینے انہوں نے انتظار کیا، ان کے دروازے پر لوگ شہید ہوتے رہے ہیں، بچے شہید ہوتے رہے ہیں، ان کے ٹرک کھڑے ہیں لیکن وہ اندر نہیں بھجوا سکے۔ یہی غلامی ہوتی ہے نا یار۔ ریاستیں ایک حد تک چیزوں کو مینج کر سکتی ہیں، ایک حد تک ریسٹرینٹ کر سکتی ہیں، لیکن اب وہ حد ختم ہو چکی ہے، اب وہ حد کراس ہو چکی ہے، تو اب یہ ہینڈل نہیں کر سکتے۔ یہ میری بات آنے والے وقت میں جب اسرائیل حملہ کرے گا تو آپ کو یہ بات بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ ایک حد تک ٹھیک ہے، وہ انفلوئنس میں بھی ہوتی ہیں، وہ پریشر میں بھی ہوتی ہیں، ان پر دباؤ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک حد تک ہوتا ہے۔ اس کے آگے پھر وہ ان کو اپنی نیشنل سیکیورٹی جب تباہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو پھر ان کو ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور ایجپٹ آپ دیکھیں گے، بھائی مجھے تو اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وال اسٹریٹ جرنل نے آپ کے سامنے ساری چیزیں کھول کے رکھ دیا کہ ان کی فورسز وہاں پر ڈپلائی کی جا رہی ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی بات رہ نہیں جاتی۔ اچھا، اب ناظرین میں تھوڑا سا جو دنیا کا ریئیکشن، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کا جو ریئیکشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپریشن کی تفصیلات۔ پوری دنیا سے ناظرین اس وقت ریئیکشن آ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں نا لٹرلی پوری دنیا سے، یعنی امریکہ وارن کر چکا ہے، کہہ چکا ہے کہ اسرائیل یہ کام نہ کرے۔ کینیڈا، UK، فرانس، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، بیلجیم، ناروے، یورپ کے میکسیمم کنٹریز، ایشیا کے میکسیمم کنٹریز، رشیا، چائنا، یہ سارے کہہ چکے ہیں کہ یہ کنڈیم کر چکے ہیں، وارن کر چکے ہیں۔ اور ابھی جرمن کا جیسے بیان ہے، اینی اٹیک آن رفح ول ہیو ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر، UN کا سخت ترین اس پر آ چکا ہے۔ ابھی جارڈن کا بیان سامنے آیا ہے، وی وارن دا ڈینجر آف دا آکوپیشن کیرینگ آؤٹ ملٹری آپریشن ان رفح وچ ہاؤسز a large number of displaced Palestinians۔ قطر کا رسپانس سامنے آیا ہے، we condemn in strongest terms the Israeli threats to storm the city of Rafah۔ پھر عرب لیگز کا یہ باقاعدہ سارے اجلاس میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں شیئر کیا تھا نا کہ سارے عرب اس وقت بڑی ہائی لیولز کی میٹنگ ہو رہی ہیں، تو وہاں سے یہ رسپانس سامنے آیا، دا آکوپیشنز، دیکھیں ان کو آکوپیشن لکھا ہے انہوں نے، دا آکوپیشنز انٹینشن ٹو امپوز دا ریالٹی آف displacement on hundreds of thousands of Palestinians who took refuge in Rafah as a last resort are unacceptable۔ پھر سعودی عرب کا آج یہ بڑا سخت رسپانس سامنے آیا ہے، ریاض warns of extremely dangerous repercussions of Israeli forces storming the city of Rafah۔ تو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ایران اور اس وقت سعودی عرب میں بہت بڑے لیول پر رابطے ہو رہے ہیں، اور ابھی ایران کے فارن منسٹر بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کوارڈینیشن اس وقت پوری طرح سے ہو رہا ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان، اور وہ سارے اس صورتحال کا جائزہ لے کر میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں
اگر سب سے زیادہ کسی نے OIC پر تنقید کی، اگر سب سے زیادہ کسی نے عربوں کے جو ہائپوکریسی ہے اس پر اگر تنقید کی ہے تو شاید میں ہوں گا وہ جس نے سب سے زیادہ ان پر تنقید کی ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یار ایک حد ہوتی ہے، یہ ریاستوں کا جو طریقہ کار ہوتا ہے بڑا مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے وہ عرب ان کے انفلوئنس میں ہیں، لیکن ایک حد ہوتی ہے اور حد وہ ختم ہو چکی ہے ناظرین. اب یہ یار یورپ میں بیٹھی حکومتیں ان کے تخت نکلے جا رہے ہیں اور ان کو اتنی مصائب پیش آ رہے ہیں، تو عرب ان کے دروازے پر ان کی نسل کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. یار وہ نہیں اب مینج نہیں کر سکتے. 5 مہینے انہوں نے ریسٹورینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، اب ان کے ہاتھ میں معاملات ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. اچھا اب ناظرین میں آپ کے سامنے جو US کی سٹینڈنگ ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں، دین پھر جو آپریشن کی تفصیلات ہے کہ ڈیٹ باقاعدہ دے دی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. ناظرین خبریں یہ آ رہی ہیں، امریکی میڈیا، اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، اور پبلکلی امریکہ کے لیے اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنا ناممکن ہو چکا ہے. بائیڈن اور نتن یاہو کے معاملات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. میں 2-4 سٹیٹمنٹ صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جو تازہ ترین ہیں. یہ NBC ان کا سب سے بڑا ادارہ کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ بائیڈنز پوزیشن آن دا اسرائیلی ملٹری ریسپانس ریفلیکٹس a growing division between its administration and Netanyahu. پھر دی اکانومسٹ لکھ رہا ہے on the authority of Israeli officials, Biden's decision regarding the settler is a warning shot and the target is Netanyahu. ابھی امریکہ کی جانب سے جو ویسٹ بینک کے سیٹلرز ہیں نا جو بڑے ظالم اور ظلم کرتے ہیں، آپ کو ساری تفصیلات ہم بتا چکے ہیں، ان پر انہوں نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، ویزا کی ریسٹرکشن یہ وہ. تو ان کا سب سے بڑا ادارہ کہہ رہا ہے کہ یہ وارننگ شاٹ ہے اور میسج دیا گیا نتن یاہو کو کہ اگلی باری تمہاری ہے. بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا میڈیا کہہ رہا ہے. پھر ناظرین جو سینٹ سے ایک بہت بڑا آج پھر ریاکشن آیا ہے، بیک گراؤنڈ کا آپ کو پتہ ہے، یہ میں جو تازہ ترین آج کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو آج کے وہاں سے چیزیں آئی ہیں وہ صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دا نیو یارک ٹائم ان کے سینیٹرز کو کوٹ کرتے ہوئے لکھ رہا ہے. آپ یہ ایک ایک لفظ ذرا سنیے گا اور ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ امریکہ جس کی مدد سے سارا کچھ ابھی بھی ہو رہا ہے. یہ وہ امریکہ جو پہلے دن سے کہتا تھا کہ اسرائیل کو دنیا کی کوئی طاقت پوچھ ہی نہیں سکتی، وہ امریکہ ہے. آج کیا کہہ رہا ہے؟ I have no confidence in current Israeli government and its willingness to take serious steps regarding the two-state solution. پھر ان کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس کا ڈیپٹی، ناظرین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا ڈیپٹی، we have made mistakes in responding to the crisis since October 7. پھر وہ کہہ رہے ہیں the Biden administration should have quickly condemned Israeli statements that likened the پیلسٹینینز ٹو اینیمل، کہ ہم نے بڑا غلط طریقے سے جو ہے نا وہ ہینڈل کیا ہے اور ہم کو فی الفور اس بات کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے تھا جب یہ غزہ کے لوگوں کو اینیملز ڈکلیئر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اینیملز کی طرح ان کو سب کو ختم کر دو. تو یہ آج سینٹ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھائی یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں اب فی الفور ریئیکٹ کرنا ہوگا. پھر ناظرین ایک بات اسرائیلی میڈیا کی طرف سے یہ بھی رپورٹ ہوئی ہے کہ اسرائیل نے کمٹ کر کے جو پیرس میں میٹنگ ہوئی تھی، جو معاہدہ لکھا گیا تھا جس پر ہم نے کئی سیریز آف ویڈیوز بنا کر آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے جو ناکام ہو چکا ہے، اس پر انہوں نے کمٹ کیا، پہلے حامی بھری اینڈ دین اس سے مکر گئے. اس بات کا بھی امریکہ کو بڑا غصہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جو پیرس میں مذاکرات ہوئی اس میں موساد تھی، اس میں شین بیت جو ان کی دوسری بڑی ایجنسی ہے اس کا سربراہ وہاں پر تھا. سب نے مل بیٹھ کر وہ معاہدہ لکھا تھا، اسرائیل کی اس میں حمایت پوری طرح سے شامل تھی، انہوں نے ہی اس معاہدے پر دستخط اس وقت مطلب وہاں پر ان کی مرضی سے سارا لکھا گیا. پھر بعد میں نظرین کیا ہوا کہ جب بات حتمی مراحل میں آ گئی، حماس مان گئی تو ادھر سے اسرائیل نے انکار کر دیا. تو اس بات کا بھی جو سب سے زیادہ کریڈیبلٹی لوز ہوئی ہے وہ امریکہ کی ہوئی ہے. تو اس بات کا بھی امریکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ غصہ ہے. اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ نتن یاہو نے اپنے منسٹرز کو کہا کہ پبلکلی، یعنی مطلب نتن یاہو کا نام نہ ہے، پبلکلی اپنے سٹانس کے طور پر اس معاہدے پر تنقید کرو کہ یہ تو بڑا غلط یہ معاہدہ ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. اور یہ پبلک سینٹیمنٹ بنا کر پھر اس نے خود ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا، حالانکہ جو کچھ لکھا گیا تھا وہ اس کی مرضی سے، اسرائیل کی مرضی سے تھا. پھر بعد میں مکر گیا تو سارا ملبہ امریکہ پر گرا. ان کو اس بات کی بھی بڑی جو ہے نا وہ غصہ ہے. اچھا اب یہ تو سارے ان کے ڈیولپمنٹس ہیں.
हकीकत में छोड़ने जा रहा है, क्या होगा उसका एनालिसिस मैं आपके आखिर में चल कर देता हूं, लेकिन जो अगली बड़ी खबर है वो पहले मैं आपके साथ शेयर कर लूं, जो ऑपरेशन के हवाले से है, जो मैं आपको कहा इंट्रोडक्शन में कि डेट दे दी गई है, वो मैं अब आपके सामने सबसे बड़ी खबर रखने जा रहा हूं। और नाज़रीन, नेतन्याहू ने ऑपरेशन का एक ऑर्डर दे दिया है अपनी आर्मी को, प्लान उनका तैयार है, बिल्कुल प्लान उनका तैयार है। डेट ये दी गई है नाज़रीन कि अभी किसी भी वक्त हमला हो सकता है और रमजान से पहले पहले ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी ये खबर शेयर की गई है कि हमला अब किसी भी वक्त हो जाएगा, रफा पर किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन रमजान आने से पहले पहले वो कह रहे हैं कि हम ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे। यानी आज से अगर हम एग्जैक्टली अगर हिसाब लगाएं तो 1 महीना रह गया रमज़ान शरीफ आने में, तो उनकी कैलकुलेशन ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो गज़ा पर कब्जा कर लेंगे, फ़लस्तीनियों को निकाल लेंगे और इस जंग को समेट लेंगे। 1 महीने का वो टारगेट दे रहे हैं। और नाज़रीन, इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पर बमबारी शुरू कर दी गई है, यानी इक्का दुक्का हमलों की इस वक्त खबरें हम तक पहुँच रही हैं। और अभी एक बड़ी खबर ये आई है कि एक हमला हुआ है नाज़रीन रफ़ा पर, और 28 लोग शहीद हुए हैं, 28 फ़लस्तीनी। क्योंकि आप देखें ना कि 15 लाख लोग एक छोटे से इलाके में बैठे हुए हैं, तो कोई भी बम गिरेगा तो बहुत बड़ी तादाद में शहादतें होंगी। तो उसका आगाज़ हमलों का इक्का दुक्का कर दिया गया है। किसी भी वक्त ज़मीनी फ़ौज वहाँ पर पहुँच कर जो है वो ऑपरेशन का आगाज कर देगी और रमजान से पहले पहले उसको खत्म किया जाएगा। अच्छा, अब ये तो नाज़रीन आपने सारी सूरत हाल समझ ली, खबरें मैंने आपके सामने रख दी। अब एनालिसिस क्या है, अब होने क्या जा रहा है, अमेरिका की स्टैंडिंग क्या है। देखें, एक जो मिस्र जंग की बात है, खतरा तो बहुत रियल है, मैंने सबूत आपके सामने रख दिए हैं, इजिप्ट की तैयारी आपको बता दी है। देखें, इसराइल जो कि तय कर चुका है कि जंग उन्होंने लंबा चलानी है, तो जंग चलानी है तो इसका मतलब जीतना है ना, तो जीतने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि फ़लस्तीनी निकलेंगे तो इनको फतह मिलेगी, वगरना इनको फतह नहीं मिलने वाली। तो वो हर सूरत में इस पर अमल करने के लिए जाएंगे। अच्छा, ये वो वाहिद अमल है, इजिप्ट तमाम चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ कर सकता है, इस अकेली चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर जंग तो होने जा रही है। दिस इज़ ओनली मैटर ऑफ टाइम्स, दिस इज़ ओनली मैटर ऑफ डेज एंड आवर्स। ये जंग होने जा रही है, ये बिल्कुल हमें सामने साफ साफ चीज़ें जो है वो नज़र आ रही है। अब यहाँ पर यूएस की स्टैंडिंग क्या है, जो जिसकी स्टैंडिंग बराह रास्त इस जंग के पर जो है वो असरअंदाज होगी। पहली बात तो नाज़रीन ये समझ लें कि इस मौजूदा सूरत हाल में जो उनके लिए पैदा हो गई है, इसमें मुश्किल तरीन और नामुमकिन के करीब हो चुका है अमेरिका का साथ देना इसराइल के लिए। यानी ये जो काम वो करने जा रहे हैं, तो ओवरऑल जंग तो अब यहीं पर शिफ्ट हो रही है ना, तो इसमें नामुमकिन के करीब इस वक्त अमेरिका के लिए हो चुका है जो है ना इसराइल के साथ खड़ा होना। अच्छा, एक चीज तो ये होगी। दूसरी नाज़रीन चीज हमें यह भी समझ आती है कि यार इसराइल को अमेरिका कैसे छोड़ सकता है। सियोनी लॉबी जिस तरह से अमेरिका पर राज कर रही है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, फिर इसराइल और अमेरिका में फर्क ही क्या है? उनमें कौन से ऐसे ह्यूमन राइट्स हैं जो अचानक से जाग जाएंगे? और इसराइल और अमेरिका क्या एक ही सिक्के के दो रुख नहीं है? और इसराइल का खात्मा क्या अमेरिका का खात्मा नहीं है? एक ही बात है ना यार, इसराइल और अमेरिका में फ़र्क क्या है? तो ये बात हमें समझ में आती है कि यार इसराइल को वो किसी सूरत छोड़ नहीं सकते, ये उनके अपने खात्मे की बात है। मतलब इतना वो क्लोज इनका इत्तेहादी समझा जाता है, ठीक है ना। दुनिया में बड़ी बड़ी उनकी ताकतें हैं, लेकिन ये ऐसा उनका कोई इत्तेहादी है कि जिस पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये दोनों बातें हमें समझ में आती हैं। तो फिर होगा क्या भाई? साथ खड़े होना भी जो है वो नामुमकिन के करीब हो चुका है, छोड़ना भी नामुमकिन हमें नजर आता है। तो फिर होगा क्या? देखें, पहली बात तो ये समझ लें कि अमेरिका खुद कभी भी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि इसराइल के हवाले से इतनी कम्प्लेक्स तरीन पोजीशन में आया हो। इसलिए सच्ची बात यह है कि अमेरिका को भी नहीं पता कि अब इस सूरत हाल से, इस दलदल से वो निकले कैसे। देखें, उन्होंने सारी हिमायत दी और अभी भी असलिया दे रहे हैं, और उनकी कैलकुलेशन ये थी कि इसराइल जल्दी जल्दी इस जंग को समेट लेगा तो जो प्रेशर बिल्ड होगा अंदर से बाहर से उसको हम हैंडल कर लेंगे। तो ये जो जिस दलदल में अब वो फंस चुका है, तो इसको हैंडल किस तरह से करना है उसको भी समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर हम सारी इंडिकेशंस को देखें और उसमें एनालिसिस करें, जो ज़्यादा मतलब जिसका चांस हमें नज़र आता है कि यार ये काम हो सकता है, उसमें नाज़रीन ये है कि देखें, पीछे हटने का मतलब पहले आप समझ लें। पीछे हटने का मतलब क्या है? पीछे हटने का मतलब यह है कि इसराइल
जो ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए या गजा को कब्जा करने के लिए या फलस्तीन को निकालने के लिए या जंग को लंबा चलाने के लिए जा रहा है, उसमें वो साथ नहीं देगा। और उसको रोकने के लिए वो क्या करेगा, वो नेतन्याहू को हटाएगा। मतलब नेतन्याहू ने तो उसकी बात नहीं ना मानी, तो अब बात मनवाने का क्या तरीका है कि अपनी मर्जी का बंदा ले आओ, मर्जी का बंदा लाओ, नेतन्याहू को फारिग करो, जंग बंदी कर दो और मामलात को जो है ना सुलझा दो। ठीक है, ये एक सूरत हाल बन सकती है। अच्छा, अगर ये भी नहीं होती तो फिर यकीन मानिए वो सूरत हाल भी पैदा हो सकती है जिसका खुद इस्राएली हाई ऑफिशियल्स दावा कर चुके हैं आज से 2 माह पहले, और अमेरिकी मीडिया में उनके आर्टिकल आया हुए हैं कि इस जंग में आगे चलकर वो सूरत हाल पैदा हो सकती है जो कभी भी पैदा नहीं हुई कि इस्राएल अमेरिकी मदद लूज कर सकता है। ये इस्राएली हाई ऑफिशियल्स ये तमाम बातें आज से 2 माह पहले लिख चुके हैं, और वो सूरत हाल बिल्कुल बन सकती है अगर वो जो है ना ये जंग रोक पाए, ना नेतन्याहू ये मान पाए। और देखें, सबसे जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो अंदर का प्रेशर है यार। मतलब ये हो भी कैसे सकता है कि वो फलस्तीनियों को निकाल दें या वहां पर लाखों लोगों को शहीद कर दें और अमेरिका उसके साथ खड़ा हो जाए? ऐसा कभी कभी हुआ है? ऐसा मतलब पॉसिबल ही नहीं है ये काम होना। तो या तो उनको मदद, ये जंग रुकवाना पड़ेगी या फिर पीछे हटना पड़ेगा। हाँ देखें, ये दिल से वो नहीं करेंगे, दिल से वो कभी भी नहीं करेंगे। वो ये भी कर सकते हैं कि कोई बड़ी जंग छेड़ दें, यमन के साथ जल्दी जंग छेड़ दें कि अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश करें, ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने वो कहा ना कि वो आखिरी हद तक इसराइल को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी इस वक्त सोच ये है कि भाई जंग बंदी के जरिए इसराइल को बचाया जा सकता है। तो पहले तो वो जरा हौले हौले प्यार प्यार से, जैसे उनका लाडला है ना ये, तो इस तरह समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो जब उनको नजर आएगा कि अमेरिकी मफादात भी इस जंग से खतरे में हैं, तबाह हो रहे हैं और इसराइल भी तबाह होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो फिर सख्ती करते हुए इसको फारिग करेंगे और जबरदस्ती ये प्लान लेकर आएंगे। तो ये इस चीज के कभी इम्कानात हैं। देखिए, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं आपको कहा ना कि खुद अमेरिका इतनी कम्प्लेक्स पोजीशन में है कि उसको खुद को नहीं पता कि मतलब तारीख में कभी ऐसी सूरत हाल पैदा ही नहीं हुई, इसलिए हम माजी से कुछ देखकर बता ही नहीं सकते कि भाई माजी में ऐसा हुआ था तो आज भी ऐसा होगा। माजी में कभी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है जिस पर आप सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ हो रही है तो फिर ये तो लाजमी होगी, वो अवाम का प्रेशर। आप देखें मीडिया का, अवाम का और इस कांग्रेस का प्रेशर किस तरह से बिल्डअप हो रहा है, उसके सामने अमेरिकी रियासत कभी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि माजी में 300 साल दौर में वो खड़ी नहीं हो सकी, तो आज कैसे खड़ी हो सकती है? ठीक है। और आप देखें ना, प्यूटन के एक इंटरव्यू ने उनको हिला के रख दिया यार। प्यूटन के एक इंटरव्यू ने वेस्ट को उड़ा के रख दिया है। तो ये इस चीज का वो सामना कर सकते हैं। और फिर अच्छा, ये जो है जो भी ये करते हैं, लेकिन मज़ामती तहरीक के पावर में है। ये आप स्टेटमेंट देखिए जिसमें CIA खुद कह रही है कि हमास पूरी तरह से पावर में है और जो नंबर्स आ रहे हैं उनकी फाइटर्स को शहीद करने के, वो मीनिंगलेस हैं और वो एक्यूरेट नहीं है, वो सही नहीं है। तो ठीक है, अमेरिका जो भी एट द एंड फैसला करता है, मज़ामती तहरीक पावर में है, जब उसको नहीं हराया जा सकता तो फिर कर लो जो कुछ करना है। भाई मज़ामती तहरीक तो नहीं आ रही, तो फिर हारेगा कौन एट द एंड? अमेरिका खड्डे में जाए, जो भी वो फैसला करता है करे। तो अगर इसराइल आगे बढ़ता है और वन स्टेट की तरफ जैसा कि अब वो जा रहा है, तो मज़ामती तहरीक तो वैसे ही खड़ी है, तो फिर हारेगा एट द एंड कौन? फिर इसराइल हारेगा भाई। ये मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, ये वन स्टेट की तरफ जा रहे हैं, इनको मिनी इसराइल भी नहीं मिलना है, ये आप लिख लीजिए। और ये फैसले कोई 2 दिन में तो होते नहीं है, ये 6 महीने लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, क्या पता। मतलब सारी दुनिया कह रही है कि यहां से हम आलमी जंग में जा सकते हैं, तो आलमी जंग 8 साल के बाद खत्म हो, हमें क्या पता। तो लेकिन बात यह है कि ग्राउंड रियलिटी में भी फलस्तीन तगड़ा है, और देखें फलस्तीन के इत्तेहादी बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इसराइल के इत्तेहादी घटते चले जा रहे हैं, उनकी पोजीशन वीक होती चली जा रही। तो वाज़े एज जो है वो फलस्तीन को हासिल है। तो ये बड़ी बातें हैं। बहरहाल ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ जो कि आपके साथ शेयर किए। आप उन्हें राय ज़रूर अदा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।